तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्क्स वंडर्स में, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल्स रिलेटेड चुनिंदा क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमारा यह वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी सीरीज में ये हमारा 22वां क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 21 क्लास लिया है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल हम शुरू करेंगे राजभाषा से, जो पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कहाँ पे अवेलेबल है। वो अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, जो होम मिनिस्ट्री का वेबसाइट है डिपार्टमेंटल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, उसमें अवेलेबल है। जो क्या करता है? इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करता है। तो इसका सही आंसर है मंत्रा। मंत्रा जो है, ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है? डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के वेबसाइट पे, जो क्या करता है? इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करता है। इससे पहले अब हम लोगों ने और एक सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा था पिछली क्लास में, जिसका नाम क्या है? लीला। इससे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने जाना था? लीला के बारे में था। ये क्या था? ये सीडैक द्वारा, सीडैक जो सॉफ्टवेयर कंपनी सीडैक द्वारा क्या हुआ था? विकसित किया गया सॉफ्टवेयर था। जिसमें क्या होता था? जिसमें हिंदी के रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है, हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं? हिंदी पाठ्यक्रम में जो जो आते हैं उसमें कौन कौन सा आता है? हिंदी पाठ्यक्रम में आता है प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। ये तीन जो पाठ्यक्रम थे, इस इन तीनों पाठ्यक्रम को भारतीय भाषाओं में क्या है? अध्ययन कराने का काम करता था ये सॉफ्टवेयर। ये क्या था? सीडैक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर था। क्या नाम था उसका? लीला। और यहाँ पे हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हैं? ये मंत्रा सॉफ्टवेयर का बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है? इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन होता है। कहाँ पे अवेलेबल है? होम मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंटल ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल प्रोग्राम ऑफ द ईयर 2023-24 for the use of Hindi, what percent of Hindi notes is set in a region? तो क्या पूछा गया है कि जो एनुअल प्रोग्राम हुआ 2023-24 किसका? हिंदी का। उसमें हिंदी का यूज के लिए जो एक क्षेत्र है, यानी क क्षेत्र में हिंदी नोट्स का कितना परसेंटेज रखा है, कि हिंदी नोट्स का कितना परसेंटेज जो है हिंदी में लिखा जाएगा? 75%। टोटल नोट्स का 75% जो है हिंदी में लिखा जाना है। तो ये कितना है? 75%। इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ए रीजन से सी रीजन में जो पत्राचार होगा उसका जो लक्ष्य रखा गया था, कितना रखा गया था? 65% रखा गया था। कितना रखा गया था? 65% रखा गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर द एग्जामिनेशन ऑफ हिंदी कोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द हिंदी टीचिंग स्कीम? तो हिंदी पाठ्यक्रम का जो टीचिंग स्कीम है राजभाषा से रिलेटेड, उसका वर्ष में कितनी बार एग्जाम होता है? उसका वर्ष में 2 बार एग्जाम होता है। कितनी बार एग्जाम होता है? 2 बार एग्जाम। कौन कौन से पाठ्यक्रम हम लोगों ने अभी जाना था? प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रबोध जो है प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन है हिंदी से रिलेटेड, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन विच ईयर द प्रेसिडेंट ऑर्डर रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज? तो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिगार्डिंग प्रेसिडेंट ऑर्डर कब इशू हुआ था? तो ये इशू हुआ था 27 अप्रैल 1960। 27 अप्रैल 1960 में जो है ये जो है इशू हुआ था। क्या इशू हुआ था? प्रेसिडेंट ऑर्डर। किसके रिगार्डिंग? ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है,
वेरिएशन बियॉन्ड 150% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ। तो ये हमारा फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि अगर वेरिएशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में वेरिएशन कितना होता है, 150% का वेरिएशन होता है, तब उसका जो सैंक्शन होगा वो किससे लेना पड़ेगा, जीएम जनरल मैनेजर से लेना पड़ेगा उसका सैंक्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है AMC with OEM authorization dealer can be approved by। तो AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर क्या होगा, OEM ऑथराइज्ड डीलर से लेना पड़ेगा, तो इसका अप्रूवल कौन देगा, इसका अप्रूवल कौन देगा, तो इसका अप्रूवल या तो PHOD दे सकते हैं, या फिर GM AGM दे सकते हैं, या फिर DRM, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। ये तीनों ही क्या कर सकते हैं, अगर OEM ऑथराइजेशन डीलर है तो उसका AMC का अप्रूवल चाहे तो PHOD भी दे सकते हैं, चाहे तो AGM या GM या फिर DRM भी इसका अप्रूवल दे सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कॉस्ट ऑफ टूल्स एंड प्लांट वर्थ 10 लाख कैन बी चार्ज टू। तो जो टूल्स एंड प्लांट्स है जिनकी लागत क्या है 10 लाख रुपए तक है, तो वो कौन से फंड में चार्ज होगा, तो उसका सही आंसर है रिवेन्यू में। कितना किस में आएगा, रिवेन्यू में आएगा। किससे चार्ज होगा, कौन से फंड से चार्ज होगा, रिवेन्यू से चार्ज होगा। नेक्स्ट है GM कैन सेक्शन एयर ट्रेवल ऑन ड्यूटी अप टू विच लेवल ऑफ ऑफिसर ऑब्लिक स्टाफ। तो वो क्या कर सकता है GM, जूनियर स्केल, जूनियर स्केल के ऑफिसर तक का जो है एयर ट्रेवल का ऑन ड्यूटी जो है वो सैंक्शन कर सकते हैं। अगर कोई जूनियर स्केल लेवल तक के ऑफिसर एयर ट्रेवल करना चाहते हैं ऑन ड्यूटी, तो वो उसका सैंक्शन कर सकते हैं, GM के पास ये पावर रहती है जूनियर स्केल तक के ऑफिसर के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो लोग दोस्त चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डेली अपडेट आने वाले जो वीडियोस हैं उसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब ना करना भूलें वर्क्स वंडर्स को। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है द कैश इक्विवेलेंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव इज कैलकुलेट ऑन द पे एंड DA एज ऑन डेट। तो क्या बोला गया है कि जो लीव इनकैशमेंट होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं वो LAP का जो है लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। कितने टोटल कितने का करा सकते हैं, अपने सर्विस पीरियड में टोटल 60 LAP का करा सकते हैं। जिसका क्या होगा, एक बार में कितना होगा, एक बार में 10 LAP, एक बार में 10 LAP, कितने अंतराल में, 2 साल के अंतराल में। मान लीजिए किसी रेलवे कर्मचारी ने 2024 में लीव इनकैशमेंट कराया, तो अब नेक्स्ट कब होगा, नेक्स्ट 2026 में ही होगा, 2 साल का अंतराल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, द कैश इक्विवेलेंट ऑफ इनकेसमेंट ऑफ लीव इज कैलकुलेटेड ऑन द पे एंड DA एज ऑन डेट। तो जिस भी डेट में क्या होगा, पास एविल करेगा, पास निकालेगा, पास एविल करेगा, उसी डेट को ही जितना उसका सैलरी होगा प्लस DA होगा उसी डेट से कैलकुलेट होगा। क्या है, लीव ले चाहे ना ले, जब पास निकालेगा, पास अवेल कर लेगा, पास जब अवेल कर लेगा तो उसी दिन को माना जाएगा, उसी दिन के हिसाब से क्या होगा, उसका लीव इंक्रीजमेंट दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, EMD exemption is given to the following category of tenderer। तो जो भी हम लोग टेंडर क्या करते हैं, भरते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरते हैं तो उसमें क्या होता है, EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो है वो जमा करना होता है। तो ये जो है नहीं देना पड़ेगा। किसके लिए ये छूट दी गई है, ये छूट दी गई है वैसे MSME जो इसमें रजिस्टर्ड है, DIC में रजिस्टर्ड है, वैसे MSME जो रजिस्टर्ड है NSIC में जो रजिस्टर्ड है, वैसे अप्रूव्ड फर्म्स जो क्या है RDSO से अप्रूव्ड है, ये सभी को क्या है EMD जो है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से छूट दिया गया है, उनको जमा करने की इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इफ अ टेंडरर हु इज L2। अभी क्या होता है,
जब भी कोई टेंडर भरा जाता है तो जितने भी लोग टेंडर भरते हैं तो उनके जो वो अपना जो प्राइस देते हैं और उनका जो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो काम करने का एक्सपीरियंस है, जितना प्राइस में भरते हैं उस हिसाब से क्या किया जाता है, L1 L2 L3, मतलब ये क्या है कि ये सबसे जो है एलिजिबल है। सबसे L1 को क्या है, एलिजिबल माना जाता है। उसके बाद L2 आता है। सबसे पहले अगर L1 है तो L1 को ही दिया जाता है। लेकिन क्या है, अगर L2 के पास कौन सा मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट है, क्या है, L2 के पास क्या है, मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट है, तब क्या होगा, तब उसे 50% क्वांटिटी जो होगा, जो मैच करेगा उसको L1 को दिया जाएगा। 50% जो है L1 को दिया जाएगा और 50% L2 को दिया जाएगा। ही इज अवॉर्डेड 50% क्वांटिटी इफ ही मैच द प्राइस ऑफ L1। अगर वो क्या करे, मान लीजिए जो प्राइस डिफरेंस है L1 और L2 के बीच में, जो प्राइस डिफरेंस है वो L2 जो क्या करे, L2 L1 के प्राइस के बराबर कर ले। मान लीजिए कोई काम है, कोई काम जो L1 क्या बोला कि कोई काम जो 1 लाख का काम है, हम उसको क्या करेंगे, 1 लाख में ही कर लेंगे। L2 क्या बोला कि नहीं, जो काम है उसको हम 1 लाख का काम 1,01,000 में करेंगे, 1,01,000 में करेंगे। तो अगर क्या करे, L2 जो है L1 के प्राइस में ही वो काम कर दे, तब क्या होगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, उसे 50% का जो क्वांटिटी होगा वो L1 से L2 को दे दिया जाएगा, अगर उसके पास मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट हो। मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट हो तो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इन सप्लाई टेंडर। ध्यान देने वाली बात है सप्लाई टेंडर के बारे में, जहाँ पे एग्जीक्यूशन नहीं है, जहाँ पे क्या है सिर्फ सप्लाई देना है। इफ इन सप्लाई टेंडर इफ द प्राइस डिफरेंस बिटवीन L1 एंड L2 इज मोर देन 3% एंड अप टू 5%, देन क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बिटवीन L1 एंड L2। अभी क्या है कि L1 L2 क्या है, दो बीडर है जिन्होंने टेंडर भरा है। अभी क्या है, सप्लाई टेंडर है, ध्यान देने वाली बात है, जिसमें क्या है मटेरियल का सप्लाई देना है। उस केस में क्या है कि मान लीजिए L1 और L2 के बीच का जो प्राइस डिफरेंस है वो क्या है, 3% से लेके 5% तक है। तो उस केस में जो L1 और L2 को सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जाएगा, तो 65% माल जो है L1 से लिया जाएगा और 35% माल जो है L2 से लिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है which of the following article deal with the duties and responsibilities of Comptroller and Auditor General of India, CAG यानी CAG, C&AG यानी CAG। CAG के लिए संविधान में कौन से आर्टिकल के बारे में बताया गया, उनके ड्यूटीज के बारे में। तो आर्टिकल 149 टू 151, आर्टिकल 149 से लेके 151 तक क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के बीच शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड द टर्म यूडीएम। यूडीएम क्या है, यूजर डिपोट मैनुअल। यूजर क्या है, यूजर डिपोट मैनुअल जो है यूडीएम का फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है फाइनलाइजेशन ऑफ स्टोर टेंडर। कौन सा टेंडर, फाइनलाइजेशन ऑफ स्टोर टेंडर इज डन थ्रू IREPS एंड थ्रू विच द एप्लीकेशन द परचेज ऑफ ऑर्डर इज इशूड। तो क्या बोला गया है कि जो स्टोर का टेंडर का फाइनलाइजेशन होगा वो किससे होता है, IREPS से होता है। किससे होता है, IREPS। क्या है इसका फुल फॉर्म, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, IREPS। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, IRPS। अगर कोई स्टोर टेंडर जो है
IREPS के थ्रू क्या होता है, फाइनलाइज हो जाता है। तो जो परचेज ऑर्डर होगा वो कौन से एप्लीकेशन के थ्रू इशू होगा, वो इशू होगा MMIS। MMIS ये क्या है, मटेरियल, इसका फुल फॉर्म क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म है MMIS। इससे क्या होता है, इससे रेलवे के अंदर सारे प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज होते हैं, परचेज किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है सेम ही है, रिपीट हो गया है, तो कोई नहीं दोस्तों, इसी के साथ यहीं पे समाप्त होता है हमारा ये आज का क्लास। जो लोग हमें हमारे एप्लीकेशन के लिए हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन पे अपना मॉनेटरी सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें।